तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सोशल साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेवल फर्स्ट में जीके सब्जेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसकी हमने सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने के लिए शुरुआत की थी और पॉलिटी का दोस्तों सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। आज पॉलिटी का दोस्तों लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी के बाद में मैं आपको फिर से एक बार सिलेबस समझाऊंगी और फिर हम शुरू करेंगे कि नेक्स्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, भारत की न्यायपालिका पढ़ी थी। अनुच्छेद 124 में हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो वहाँ पे वो सारा उच्चतम न्यायालय क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे यहाँ पे जजों का चुनाव कैसे होता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कैसे चुना जाता है, ये सब हमने अध्ययन किया था। तो वहाँ पे दोस्तों नीचे कमेंट मैंने एक बात बोली थी कि उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 30 न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश को मिला के। तो नीचे कमेंट आया था कि मैडम 30 नहीं 34 है। तो मे भी शायद मेरे से गलती हुई हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों से दोस्तों अपडेट कब रहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये वादा ज़रूर करती हूँ कि जैसे ही हमारी एग्ज़ाम आने वाली होगी, मैं आपको ये करंट के सारे टॉपिक कि हमारे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, उच्च न्यायालय का कौन है, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, और ये जो हमारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारे सचिव कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इन सब का एक अलग से आपको वीडियो बना के दे दूँगी ताकि करंट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम सिर्फ पॉलिटी अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी जो मैंने लिखा है, मे भी उसमें अगर कुछ गलती हो तो दोस्तों आप इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। मैं आपकी सारी बातें समझ सकती हूँ और आपका इम्प्रूवमेंट हमारे लिए सबसे बेहतर होगा हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट शुरू कर दिया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियाँ हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, वो क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 131 में दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 131। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा परस्पर राज्यों के बीच होने वाले विवादों से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय में ही आरंभ किए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ही इनका अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा। दोस्तों आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यहाँ पे यह होता है कि इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो मामले आ रहे हैं उनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को ही है। 131 में ये लिखा गया है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कुछ वो विशेष मुद्दे मिले हैं जिन पर मतलब फैसला देने का, या फिर जिनके सिर्फ सुनवाई भी और किसी न्यायालय में नहीं हो सकती, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब ऐसे कौन से मामले होते हैं? देखो, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र और राज्यों, अगर किसी केंद्र के बीच में, केंद्र तो हमारा एक ही है, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। अब दिल्ली गवर्नमेंट में हमारी संघ सरकार बैठती है दोस्तों, हमारी संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब दिल्ली में ही बैठते हैं, है ना। अब दिल्ली सरकार के साथ का कोई राज्य के साथ विवाद हो जाता है दोस्तों, राज्य तो उनसे नीचा ही रहेगा हमेशा, है ना। केंद्र तो केंद्र ही होता है, सबसे शक्तिशाली तो हमारा केंद्र ही है। तो अब अगर केंद्र के साथ में किसी राज्य का कोई विवाद हो जाता है तो फिर ऐसा जो मामला होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो केंद्र और किसी भी राज्य के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों अथवा मतलब केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, है ना, मतलब अगर केंद्र का और किसी केंद्र शासित प्रदेश से विवाद हो जाता है, अगर केंद्र का या तो राज्य से विवाद हो जाता है या फिर केंद्र का किसी केंद्र शासित प्रदेश से विवाद हो जाता है ना, तो वो भी सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अथवा परस्पर राज्यों के बीच होने वाला विवाद। अब देखो
तो एक राज्य के अंतर्गत कोई भी विवाद होगा, जैसे हमारे राजस्थान के अंतर्गत कोई विवाद होगा तो उससे तो हमारा हाई कोर्ट सुलट लेगा, मतलब उच्च न्यायालय सुलट लेगा, है ना। लेकिन दो राज्यों के मध्य अगर विवाद हो गया तो फिर उसे कौन से राज्य का हाई कोर्ट सुनेगा। मतलब मान लो हमारे और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में अगर किसी नदी को लेके विवाद है ना, मान लो, तो फिर उसे कौन सा राज्य सलटेगा। फिर तो उसे हमारे राज्य का हाई कोर्ट नहीं ले सकता उस मामले को। क्यों? क्योंकि हमारा राज्य का हाई कोर्ट तो हमारे पक्ष में ही फैसला देगा, ना ही यूपी गवर्नमेंट ले सकती है। तो फिर ऐसे जो दो राज्यों के मध्य विवाद होते हैं वो भी सीधे कहाँ पे जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो ऐसे जो मामले होते हैं उन मामलों का आरंभ ही सुप्रीम कोर्ट से किया जाता है ना। तो ये होता है हमारा आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 131 में लिखा गया है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार, और इसमें एक बात और ही लिखी गई है कि ये मामले उच्च न्यायालय से ही तो आरंभ किए जाएंगे, साथ ही इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट से आगे हम किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। अंतिम अपीलीय मतलब होता है दोस्तों कि अंतिम रूप से अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया हम उससे ऊपर किसी के पास अपील लेकर नहीं जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही हमारे अंतिम अपील यहाँ पे सुन सकता है। ठीक है, वो तो हो गया आरंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में दोस्तों लिखा गया है हमारा आरंभिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद में है दोस्तों अभिलेख न्यायालय। ये लिखा गया है अनुच्छेद 129 में लिखा गया है अभिलेख न्यायालय, है ना। इसमें क्या कहा गया है, सॉरी दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत जुकाम बुखार टाइप्स हो रहा है, कोरोना मत समझना, पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। पर मेरे को लगा कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चर लाना ज़रूरी समझा। तो लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आ गई हूँ। अगर आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही हो तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 129 में दिया गया है। अभिलेख न्यायालय में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और निर्णय भारत के सभी उच्च न्यायालयों में साक्ष्यों के रूप में माने जाएंगे, है ना। मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होती है तो इसे उच्च न्यायालय की अवमानना मानते हुए दंड देने का भी प्रावधान है। देखो अब कहा गया है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख का मतलब क्या होता है। अभिलेख दोस्तों वो साक्ष्य होते हैं जिन्हें हम हमेशा संभाल के रखते हैं, है ना। अभिलेख वो होते हैं जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं औरों को। इस तरह से हो गया सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले पर कोई फैसला दिया है तो वो अभिलेख के रूप में होगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से छोटे कोर्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, हर तहसील कोर्ट हो गया, ये सब अगर वैसा ही कोई सेम मामला नीचे के मतलब कोर्टों में आता है तो फिर वो सेम निर्णय देंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये हो गया अभिलेख। मतलब कि मान लो कि किसी लड़की का रेप हुआ, रेप के बाद में मर्डर हुआ है ना, तो ये मान लो कोई केंद्र का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जैसे कि निर्भया कांड में हुआ था कि उसमें क्या किया है, चारों आरोपियों को आजीवन फांसी की सज़ा दी है और उनके फांसी की सज़ा हो भी गई। तो अगर हमारे तहसील, जिला या फिर राज्य कोर्ट में ऐसा कोई मामला अब आता है जिसमें उसी तरह रेप और मर्डर होता है, मतलब वो दुर्लभतम रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर वैसा कोई मामला आता है तो हमारे हाई कोर्ट सारे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेम टू सेम सर्वोच्च न्यायालय के मामले का जो उन्होंने जो फैसला सुनाया उसको अभिलेख के रूप में मानते हुए और उसका साक्ष्य देते हुए वो ही फैसला सुनाएंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है। तो ये होता है अभिलेख। 129 में लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और निर्णय भारत के सभी उच्च न्यायालयों में साक्ष्यों के रूप में माने जाएंगे। इन्होंने जो भी आदेश दिए हैं, जो भी निर्णय दिए हैं, जो इनसे छोटे न्यायालय हैं वो इसे साक्ष्य के रूप में मानेंगे, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अगर अवहेलना होती है, अब कोई क्या करता है, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इस मामले में अगर मान लो फांसी की सज़ा किसी ने सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है और नीचे वाले सेम ऐसा ही मामला होता है, मान लो नीचे वाला कोर्ट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कहता है कि हम इसे फांसी की सज़ा नहीं देंगे, हम इन्हें उम्र कैद दे देंगे और सेम वैसा ही मामला है ना।
तो फिर ये क्या मानी जाएगी, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होती है ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो। और इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंड भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना भी अधिकार है। तो ये हो गया अभिलेख न्यायालय, ठीक है। वैसे दंड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो जिला कोर्ट उसमें फांसी की सज़ा नहीं देता है, मान लो उम्र कैद दे दी या 7 साल की 20 साल की कैद दे दी, तो फिर लड़की के घर वालों को, पीड़ित के घर वालों को ये अधिकार होता है कि वो जिला से ऊपर हाई कोर्ट पे चले जाएं। हाई कोर्ट में नहीं सुनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही तो हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय है, लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये तो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं है ना। अगर हम इनके फैसलों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में। यहाँ हमने दोस्तों ये अधिकार हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पढ़ते हैं। 123 सबसे पहले तो ये याद रखना, अनुच्छेद 143 में लिखा गया है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसमें क्या कहा गया है, आवश्यकता होने पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विधिक परामर्श देता है। हमने ये पढ़ा था कि है ना, राष्ट्रपति को जब भी आवश्यकता होती है कोई भी कोर्ट परामर्श की, मतलब मान लो किसी की जैसे राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान का अधिकार होता है दोस्तों अनुच्छेद 72 के अनुसार, है ना। और राष्ट्रपति अगर उसका उपयोग करना चाहता है, मतलब कि जैसे ये सभी आरोपी थे अभी निर्भया कांड वाले, इन्होंने क्या किया था, चारों ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजाए, उन चारों को सजाए मौत दे दी थी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चारों ने राष्ट्रपति से जो है वो माफ़ी की याचना की थी, है ना। और उनमें एक तो नाबालिग भी था जब उससे अपराध हुआ था उस वक्त, है ना। तो इन्होंने चारों ने राष्ट्रपति से दया मांगी थी, है ना। अब राष्ट्रपति चाहे, क्योंकि राष्ट्रपति को लीगल और ये सारी कानूनी मामलों की इतनी जानकारी, तो राष्ट्रपति निर्णय तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है ना। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बोल देता है वो करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो, अगर राष्ट्रपति चाहे, तो किसी भी मामले में, यही नहीं बाकी कोई भी न्यायिक मुद्दा हो, उससे संबंधित कोई भी सूचना वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है ना। ये क्या हो गया, ये तो राष्ट्रपति का अधिकार हो गया, है ना। आवश्यकता होने पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विधिक परामर्श भी देता है। हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस मुद्दे पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है वो उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है कि नहीं चाहता। और दूसरी बात ये भी राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सलाह दी है उसे वो मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता, ठीक है। ऐसा तो हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ा था। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, साथ ही दिए गए परामर्श को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये बात मैंने आपको समझा दी है। अब पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। हमने पढ़ लिया है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 जो होता है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो नाम दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उसे क्या कहा है, उसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा उसे क्यों कहा है दोस्तों, इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 का जो अधिकार है उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार तो क्या करते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं कि मतलब हमारे साथ संविधान का कहीं भी अतिक्रमण होता है तो हम जाके सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें किसी थाने पुलिस कानून की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है ना। लेकिन इन मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए कौन काम करेगा, मौलिक अधिकार तो संविधान में ही तो लिखे गए हैं। संविधान में तो सरकार जब चाहे संशोधन कर सकती है ना, और हमारे मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार 21 में ही लिखा गया है दोस्तों, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता हमें दी गई है, उसी में ही हमारी तो प्रेस और मीडिया की जो स्वतंत्रता है, मान लो कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर मीडिया बोल रहा है, सच लाने का मीडिया जो काम करता है वो कर रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ी चाहेगी कि उसकी गलतियों को जनता के सामने उजागर किया जाए। गवर्नमेंट चाहे तो इस कानून को 1 सेकंड में बदल सकती है ना, और प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकती है। पर सरकार क्या करता है, पर ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 है, ये क्या करता है, संविधान को, सरकार को ऐसा करने से रोकता है। किस तरह से रोकता है कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाएगी
तो ये 5 प्रकार के रिट हैं जिससे जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे सरकार हो चाहे कोई आदमी हो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इनसे जवाब मांग सकता है ना। और हमारे न्यायालय के पास में इतनी तक शक्तियां हैं कि वो उस बनाए गए कानून को एक फैसला देकर ख़त्म का है, जो कि हमने पिछले ही लेक्चर में एनजेएससी के मामले में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कॉलेजियम प्रथा को ख़त्म करके एनजेएससी लागू किया था और एनजेएससी को उन्होंने प्रस्ताव लाया और कानून बनाया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाए, इतना सब किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक आदेश निकाला कि एनजेएससी गैर कानूनी है, इसे अभी ख़त्म किया जाता है और 99वां संशोधन उसी वक्त ख़त्म हो गया है ना। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। ये अब मौलिक अधिकारों का रक्षक कैसे हो गया, अनुच्छेद 32 से ही तो हुआ। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार है। लेख जारी करके वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अब ये कौन से लेख हैं दोस्तों, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि बंदी को ये अधिकार होता है कि उसे 24 घंटे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि किसी को अगर गलत तरीके से बंदी बना लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे बंदी बनाने के कारणों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि कोई अपने पद से बाहर निकलकर, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वो संस्था हो, अपने पद से ऊपर जाकर काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे पूछ सकता है कि आप इस पद पर किस तरह से कार्य कर रहे हो, किस अधिकार से कार्य कर रहे हो, मतलब उस पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। प्रतिषेध क्या होता है, यह किसी संस्था पर लाया जाता है दोस्तों। मोस्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लाता है कि अगर कोई मामला जो हाई कोर्ट के सीमा क्षेत्र से बाहर है वो हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को वहीं रोक देता है। हाई कोर्ट को आदेश देता है कि इसका यहीं पे प्रतिषेध कर दिया जाए, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है दोस्तों, वो जो मामला रोका है उससे सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेता है। और अधिकार पर्चा वही कि आप किस अधिकार से यहाँ पे कार्य कर रहे हो, है ना। ये सब सुप्रीम कोर्ट के लेख जारी करता है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। इनकी अच्छी तरह से अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर मैंने अनुच्छेद 32 पर एक अलग वीडियो बनाया था, आप जाके पूछ सकते हैं। हर एक इसकी टर्म ज़रूरी है दोस्तों, इनका इंग्लिश मीनिंग ज़रूरी है। वो ये वीडियो प्लीज़ आप एक बार फिर से यहाँ पे आया है तो अच्छी तरह से जाके पीछे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब है निर्वचन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, अतः इसके शब्दार्थ और भावार्थ का निर्वचन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। निर्वचन का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे संविधान के किसी भी वर्ड पर, है या फिर संविधान की किसी भी लाइन पर कोई भी कंफ्यूजन हमें लगता है तो उसका अंतिम रूप से व्याख्या करने का, उसका निर्वचन करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है। वर्तमान में कुल 24 न्यायालय हैं और एवं 625 जज हैं। तो जज तो बदल गए होंगे दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है न्यायालय तो अभी भी हमारे यहाँ पे 24 ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुई अनियमितता की जांच करता है। अब देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, राष्ट्रपति के देखो चुनाव तो कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है ना। लेकिन अनुच्छेद 71 के दौरान अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी जांच कौन करता है, इसकी जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थिति होने के कारण सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थित समस्त उच्च न्यायालयों, 24 उच्च न्यायालय और 625 जज को न्यायिक अनुदेश जारी कर सकता है। क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय, जैसे हमारी केंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार होती है तो वो चाहे जब राज्यों के लिए आदेश जारी कर सकती है ना, वैसे ही इसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयों में सर्वोच्च शक्ति रखने के कारण जो नीचे के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन्हें कोई भी आदेश देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ये तो हो गई शक्तियाँ।
तो कौन कौन सी शक्ति हो गई एक बार देख लेते हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार हो गया अनुच्छेद 31 में, कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं, वो 131 में लिखे गए हैं, ठीक है। अभिलेख न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के सारे आदेश और निर्णय अभिलेख के रूप में माने जाएंगे, ये लिख गया 139 में, ठीक है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है दोस्तों 143 में, कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो गया 32 में। निर्वाचन का अधिकार हो गया दोस्तों एक हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलती है तो, और न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थिति होने पर सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट समस्त उच्च न्यायालयों के लिए आदेश भी जारी कर सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जा सकता है, वैसे ही कुछ सेम सी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग लाया जा सकता है। तो कैसे क्या चलती है, वो कैसे होती है, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना है राष्ट्रपति के में भी और इसमें भी कि महाभियोग लाया कब जाएगा, संविधान का अतिक्रमण और साबित कदाचार। इस लाइन को आप याद ही कर लेना इस टर्म को, क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में। तो क्या है, संविधान का अतिक्रमण होने पर और साबित कदाचार के समय को आधार मानते हुए, मतलब जो महाभियोग लाया जाएगा उसका आधार ये होगा कि संविधान का अतिक्रमण मतलब संविधान में कुछ लिखा गया है, जो भी हमारे संविधान में लिखा है जो भी हमारे संविधान लिखा गया है उसके विरुद्ध काम करे। देखो दोस्तों, संविधान के अकॉर्डिंग काम करने का तो हम सबको ही मतलब भारत का हर एक नागरिक, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य भी है वह संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करे। और हम तो सिविल नागरिक हैं, जो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं। हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे जो पेश होते हैं, उनसे यह और भी ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी मामले में संविधान का उल्लंघन ना करें, है ना। तो ये होता है संविधान का अतिक्रमण, मतलब संविधान के अनुसार ही कार्य करना, संविधान का उल्लंघन ना करना। जैसा कि मान लो कि जैसे कि हमारे संविधान में हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है कि मादक पदार्थों और इनसे दूर रहे, है ना, ये सब। अब वैसे तो देखो ये हमारे सबका निजी अधिकार है कि हम सिगरेट पीना चाहें, बीड़ी या दारू या जो भी है कुछ भी करना चाहें, है ना। हम अपने निजी जगह पर निजी संपत्ति में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायाधीश वो सबके सामने राष्ट्रपति है हमारा, वो सबके सामने एक माननीय मतलब हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक के तौर पर पेश होता है राष्ट्रपति, है ना, प्रथम नागरिक माना जाता है। तो बहुत ही आदर का पद हो गया ना। अब अगर मान लो कि वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स में आते हैं और अगर वो वहाँ बैठ के अगर मान लो सिगरेट पी रहे हैं, तो ये तो कोई अपराध तो नहीं हुआ एक तरह से, तो है ना, लेकिन अपने पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचा दिया। इवन अब वो अगर एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं और ऐसा काम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही गलत ही लगेगा, है ना। तो कुछ पद की गरिमाएं होती है, इसी तरह से कुछ मतलब संविधान इसे अपराध तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसकी निंदा हर जगह पे होगी। ऐसे ही कि मान लो रेप अपराध होता है और इतने बड़े अगर आदमी पे रेप का आरोप लगता है तो वो क्या हो गया, वो संविधान का अतिक्रमण हो गया। और अभी लगा भी था पिछले अभी थोड़े दिन पहले मुद्दों में आया भी था कि हमारे जो चीफ जस्टिस थे उन पे एक औरत ने रेप का आरोप लगाया था, यद्यपि बाद में वो बेबुनियाद पाया गया, पर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये संविधान का अतिक्रमण हो जाता है। अगर अतिक्रमण होता है तो उन्हें अपने पद से हटित कदाचार मतलब वो ही कि कोई गलत काम कर देना, है ना। इनको आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पे महाभियोग के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही लागू होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महाभियोग के समान प्रक्रिया द्वारा। मतलब महाभियोग तो नहीं बोल सकते, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आएगा। इनको महाभियोग के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी लिखित प्रस्ताव 100 सांसदों द्वारा लाया जाता है, जिसमें 50 लोकसभा के होंगे, 50 राज्यसभा के होंगे, जिससे वे पीठासीन अधिकारी को सौंपते हैं, जिसकी स्वीकृति के पश्चात एक त्रिसदस्यीय समिति बनाई जाती है। अब क्या होता है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार कि किसी भी अगर न्यायाधीश को पद हटाना है तो एक प्रस्ताव आएगा जिसपे 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसमें 50 लोकसभा से हो, 50 राज्यसभा से हो। ये कोई से भी सदस्य
और फिर क्या होता है, अगर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पे हो जाते हैं तो फिर जिसमें सदस्य आता है, लोकसभा में आओ चाहे राज्यसभा में, वहाँ का जो भी पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष है, उसे यह सौंप देते हैं, है ना। और अगर वह उस जो प्रस्ताव दिया है उसको वो पीठासीन अधिकारी स्वीकार है तो उसकी स्वीकृति के बाद एक त्रिसदस्यीय समिति बिठाई जाएगी, 3 सदस्यों की एक सीजीआई होगा। मतलब अगर सीजीआई के खिलाफ वो नहीं है किसी और, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सीजीआई थोड़ी ना होता है, बाकी के 33 भी तो है। उन 33 में किसी के खिलाफ है तो क्या होगा, उसमें या तो सीजीआई होगा और या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश ले लेंगे, और तीसरा कोई भी प्रख्यात विधि विशेषज्ञ जो कानून का ज्ञाता हो, उन 3 जनों को ले लेंगे, ठीक है। अब वो कमेटी जाँच करेगी। यदि यह कमेटी संबंधित न्यायाधीश को दोषी पाती है तो इस प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा जाता है। अब इस कमेटी को इस प्रस्ताव में जो लिखा गया है वो उसमें है मतलब सच्चाई, तो फिर क्या होता है, उसे संसद सामने रखा जाता है, ठीक है। और यदि फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात संबंधित न्यायाधीश को तत्काल ही पद से हटाना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो महाभियोग ले आए, अब संसद के सामने रखा जाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा भी राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत होता है दोस्तों 2/3 बहुमत। बहुमत तो कितना होता है, आधे से एक ज़्यादा, लेकिन विशेष बहुमत होता है 545 सदस्य हैं तो 545 का 2/3 सदस्य का बहुमत जरूरी है, 2/3 सदस्यों के वोट, और उधर 245 है तो 245 के 2/3 सदस्यों के वोट। इतने वोट अगर उस प्रस्ताव को मिल जाते हैं तो फिर लास्ट में वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास जाता है, और अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर उस पर कर देता है तो फिर उस न्यायाधीश को तत्काल पद से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी को पद से हटाने हेतु संसद में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। समिति ने न्यायाधीश को दोषी पाया, लेकिन संसद में पारित ना हो पाने के कारण यह प्रस्ताव विफल हो गया। दोस्तों सबसे पहले ये न्यायाधीश रामास्वामी ही हैं जिनके खिलाफ में प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई। 100 लोगों ने साइन करके प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी ने कमेटी में बिठा दिया। अब कमेटी ने भी उनको दोषी पा लिया, लेकिन जो विशेष बहुमत दोनों सदनों का चाहिए था वो प्रस्ताव को नहीं मिल पाया और यह प्रस्ताव विफल हो गया। फरवरी 2009 में भी कलकत्ता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था, परंतु संसद में महाभियोग होने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि संसद में हमारे 2009 में सौमित्र सेन, शायद ये कलकत्ता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे डॉक्टर सौमित्र सेन, इनके खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि संसद में चला तो गया था, प्रस्ताव आ गया था, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए थे, पर कमेटी वगैरह बिठाने से पहले ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वो था अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ आज तक महाभियोग प्रस्ताव पास हो नहीं पाया है ना, और अगर इनको शायद लग रहा था कि ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, जो पहले न्यायाधीश बनते हैं इंडिया में जिन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया गया है, तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात हो जाती है दोस्तों। या तो महाभियोग आता ही नहीं है, और अगर आ जाता है तो पास नहीं हुआ, और अगर पास हो जाता तो वो पहले न्यायाधीश बनते, इसलिए इन्होंने पहले ही हस्ताक्षर मतलब रेजिग्नेशन दे दिया था। अब हमारे पहले न्यायाधीश तो हैं डॉक्टर हीरालाल जे कणिया, और इसमें 18 में लिखा हुआ है दोस्तों। हमारे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद चंद्र बोबड़े। महाभियोग, इसे हम महाभियोग नहीं बोलेंगे, महाभियोग के समान प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारे, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमारी पॉलिटी पूरी होती है, और अगर अच्छा लगा नीचे ज़्यादा कमेंट करें कि अगला वीडियो हमें कौन सा सब्जेक्ट में बनाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो जैसा आप लोग कहेंगे वही हम यहाँ पे शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।